जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों को साइंस का 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी जो ये नाम आ रहा है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती हैं। फाइकोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, इन सब में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर कोई चट्टान है, पर्वत है, पहाड़ है, इन सब चीज़ों का जब हमें अध्ययन करना होगा तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर मानव त्वचा का अध्ययन, जो हम लोगों का ये शरीर त्वचा से बना हुआ है, जो त्वचा होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे डर्मियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। त्वचा के अध्ययन को डर्मियोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव का शरीर या फिर किसी भी चीज़ का, पेड़ पौधा हो गए, ये सारे कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो जो कोशिका होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जिसकी टीका का सर्वप्रथम खोज जोनास साल्क ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यय का मात्रक क्या है? जो घरों में हम लोग विद्युत यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी चलाते हैं, तो वो कितना ऊर्जा खत्म हो रहा है, उससे विद्युत ऊर्जा, उसका मापन किस में किया जाता है? तो उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किलोवाट घंटा। वेग और विस्थापन कैसी राशियां हैं? मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि वेग और विस्थापन सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो सदिश राशि की परिभाषा ये होती है कि ऐसी राशियां जिनके पास परिमाण हो और दिशा हो, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, मतलब एप्टीट्यूड की बस जरूरत होती है, तो उसे अदिश राशि के नाम से जाना जाता है। तो संवेग कह रहे हैं, वेग और विस्थापन, ये जो दोनों राशियां हैं ये सदिश राशि है। अधिकतर जितनी भी राशियां होती हैं, अगर उनमें वह शब्द आ रहा है, जैसे वेग हो गया, विस्थापन में वो आ रहा है, इसी प्रकार से संवेग में यहाँ पे वो आ रहा है, तो मतलब सबको नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर राशियाँ ऐसी होती हैं जिनके नाम में वो आता है, वो सदिश राशि ही होती हैं। तो वेग और विस्थापन का कैसी राशि है? वो सदिश राशि है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग जो होता है वो वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग के नाम से जाना जाता है। तो जो संवेग का मात्रक होता है ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम लोग संवेग का सूत्र लिखते हैं तो संवेग को P से दिखाया जाता है और P बराबर होता है m इंटू V। m क्या है? द्रव्यमान है, और V क्या है? वेग है। जैसे मान लीजिए कि कोई पिंड है, अगर वो गति कर रहा है तो उसके पास अपना द्रव्यमान भी है और वेग भी है, और गति कर रहा है तो उसमें लगातार चेंज हो रहा है, तो उसमें संवेग कितना होगा? उसके द्रव्यमान और वेग का जब गुणा कर दिया जाएगा तो संवेग बन जाएगा। द्रव्यमान को किलोग्राम से दिखाते हैं और वेग को मीटर प्रति सेकंड से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद विभवांतर को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, हम जो पंखा लगाए हुए हैं 220 वोल्ट पे चल रहा है,
तो जो वोल्टेज होता है उसको वोल्टेज को ही विभवांतर कहा जाता है और उसको मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा अगर कोई आप फैन चला रहे हैं और वो उसमें अगर 1 यूनिट बिजली खर्चा हो रहा है तो उसे 1 किलोवाट घंटा के नाम से जाना जाता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल के बराबर होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक है और विद्युत भी एक ऊर्जा है। तो किलोवाट घंटा में अगर कोई बिजली हम लोग खर्च कर रहे हैं यूनिट में तो उसे हम लोग किलोवाट घंटा में नोट करते हैं और जो उसका मात्रक होता है वो जूल होता है। फिर अगला कह रहा है कि सदिश तथा अदिश राशि में अंतर बताइए। अभी हमने आप लोगों को जस्ट वेग और विस्थापन जब बताए हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। फिर आगे हम लोग बात करें कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अलग अलग प्रकार के धातुओं को अलग अलग ब्लॉक में रखा गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से खींची गई लाइन होती है, ऐसे खींची गई है, इसे वर्ग कहते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल मिला के 18 वर्ग बनाए गए हैं और जो ऐसे लाइन खींची होती है उन्हें आवर्त के नाम से, मतलब जो वर्टिकल खींची हुई हैं उन्हें वर्ग कहते हैं और जो हॉरिजेंटल दिशा में खींची गई लाइनें हैं उन्हें आवर्त के नाम से जाना जाता है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु को किस वर्ग में रखा गया है। तो जो यस ब्लॉक के तत्व हैं उसमें 2 ग्रुप है, एक पहला ग्रुप होता है और उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है। पहले ग्रुप में क्षार धातु को मान लीजिए ये पहला ग्रुप है यस ब्लॉक का और ये दूसरा ग्रुप है, तो वर्ग, इसको ग्रुप भी कहते हैं और वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये पहला वर्ग है इसमें क्षार धातु को रखा गया है जिनकी संयोजकता 1 होती है और जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है जिनकी संयोजकता 2 होती है। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु को आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग में रखा गया है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए, ये क्वेश्चन 14 नंबर में, सोडियम की संयोजकता क्या है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हमें पता हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और 11 जो ये है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसको जोड़ने पे 11 आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सोडियम का हमें लिखना है 2 8 1, यही है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 2 11। यानी कि सोडियम जो परमाणु है इसमें 3 कक्षा होगी। पहला इसको के नाम से जाना जाता है, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से। के एल एम 3 कक्षाएं होंगी जिसमें से पहले के जो 2 कक्षा होंगे वो पूर्ण रूप से भर चुके होंगे और आखिरी का जो एक कक्षा बचा हुआ है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम लोग संयोजकता ज्ञात करते हैं तो संयोजकता की एक परिभाषा ये होती है कि किसी तत्व के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। यदि उस बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है तो उसे 8 में से हम लोग घटा देंगे। तो जो 8 में से घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। जैसे अभी सोडियम के बाह्य कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या होगी 1 होगी।
वहीं मैग्नीशियम आएगा, उसके बाह्य कक्षा में मैग्नीशियम का 12 होता है, तो जब हम लोग 12 लिखेंगे तो 2 8 2 हो जाएगा, तो इसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नीशियम का संयोजकता 2। अब इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे एल्यूमिनियम 13, तो इसका जब हम लोग लिखेंगे तो 2 8 2 और 1, ये जो होता है 2 8 2 8 1 कहेंगे तो SPDF के हिसाब से लिखा जाएगा। और दूसरा तरीका ये बनता है कि 2 8 और 3 लिख दिया जाए, 3। तो अभी एल्युमिनियम की बाह्य कक्षा में ये 2 8 है और ये 2 है, ये दोनों कक्षा भर चुका है, बाहरी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। ऐसे ही अब हम लोग लेते हैं परमाणु क्रमांक 15 को। परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस की, और जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और 5 लिखेंगे, 2 8 5 लिखेंगे, यानी कि इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अब ये संख्या 5 जो है वो 4 से ज़्यादा है, तो हम पहले आपको बताएं, अगर कोई किसी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग 8 में से घटा देंगे। तो अब देखिए 8 माइनस 5 बचा 3, अब 3 क्या होगी? फास्फोरस की संयोजकता हो जाएगी 3। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर में, अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? तो अक्रिय गैस वो गैस होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसकी बाहरी कक्षा में पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी कि पूर्ण रूप से कक्षा भरा होने का मतलब ये है कि या तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, या फिर 8 होंगे, या 18 होंगे, 32 होंगे, ऐसे ही 50 तक होता जाता है, और आगे भी 2n² के हिसाब से बनता जाता है। तो अक्रिय गैस वैसे गैस होते हैं जो दूसरों से मतलब क्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन्हें अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, और इन्हें आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है। फिर उसके बाद से 16 नंबर में मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में क्या बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और कोणीय क्वांटम संख्या। तो जो ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये किसी परमाणु में उपस्थित कक्षा की संख्या को दिखाता है कि किसी परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं। उसके बाद कह रहा है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये हम लिखे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लिखे हुए हैं, जगह कम था इसलिए हमने E0 से उसको लिख दिया है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अगर इस प्रकार से है और हमको पता करना है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है, यानी 3 2 6 2 और 2, इन सबको जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, यानी कि परमाणु क्रमांक 15 जिस तत्व का है उसका ही ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और परमाणु क्रमांक 15 जो होता है वो अभी हम आपको बताएं कि फास्फोरस का होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक 12 जो होता है वो मैग्नीशियम की होती है, Mg से लिखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखेंगे तो 2 8 और 2, यही है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर अगले में कह रहा है कि HTMl का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम जो होता है, ये कंप्यूटर का शब्द आता है HTML, तो इसमें होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम।
अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। www का पूरा नाम क्या है? तो www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब लिख दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, ये www का पूरा नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है वो सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि हम कितना क्वेश्चन करा रहे हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने मन से कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में, आप लोगों को उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे बस 20 क्वेश्चन करवाते हैं और एग्ज़ाम में आपको एक ही पेपर में 20 क्वेश्चन करना होता है, 25 क्वेश्चन करना होगा, जो कि इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हम तो मान लीजिए कहीं कहीं से क्वेश्चन लेके आते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो करे और हमें जो कठिनाई हो रही है इन सबको हम दूर करेंगे। मेरे पास अभी जो बोध है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे पाते हैं और इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।